साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। पश्चिम बंगाल में 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं और वहां राजनीतिक हिंसाओं का नया दौर शुरू हो चुका है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कल आपको बताया था कि किस तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, वो चोटिल भी हुए हैं और कहा जा रहा है कि कई सारे कार्यकर्ता घायल हैं, जख्मी हैं, कुछ की हत्याएं भी हुई हैं। गृह मंत्रालय ने इस पर सख्ती दिखाई है, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी, राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज भी दी है और रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की पूरी लापरवाही की बात सामने आ रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। 19 और 20 दिसंबर का उनका दौरा तय हो गया है। नड्डा ने पश्चिम बंगाल में अराजकता, गुंडाराज और असहिष्णु माहौल, बहुत तरह की बातें कही, आरोप लगाए। भाजपा का कहना है कि तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे, बदलापुर बना देंगे। तृणमूल और ममता बनर्जी का तो ये कहना है कि ये सब भाजपा सिर्फ नौटंकी कर रही है। लेकिन इन सब आरोप प्रत्यारोप और सवालों के बीच कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल क्या है, इस बात की मैं आपको जानकारी दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये हत्याएं, हिंसा कौन करवा रहा है। समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है या भाजपा भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। और सवाल ये भी है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर केंद्र सरकार अब तक चुप क्यों है। शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार से। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि भाजपा नौटंकी कर रही है, खुद ही अपने ऊपर हमला करवा रही है। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में आप देख लें, होटल भरे पड़े हैं, बाहर के लोग ठहरे हुए हैं, वो बाहर के लोग गुंडे हैं। वो तो गृह मंत्री अमित शाह को भी देश का सबसे बड़ा गुंडा बता चुकी हैं। सवाल ये है कि जब राज्य की पूरी मशीनरी ममता बनर्जी के हाथों में है, राज्य की खुफिया एजेंसी की प्रमुख वो हैं, उनके आदेश निर्देश से राज्य में गतिविधियों का संचालन होता है। उन्हें पता है कि जब बाहर के गुंडे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के होटलों में ठहरे हुए हैं तो वो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, वो क्यों सिर्फ बयानबाजी करती हैं, वो खुद इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं करती। ऐसा नहीं है कि इन हमलों में सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, बल्कि इसके शिकार तृणमूल के भी कार्यकर्ता हुए हैं। दोनों पार्टियों की ओर से कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो इसमें नुकसान जब ममता की पार्टी को भी हो रहा है, बदनामी उनकी हो रही है, तो वो कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती। सवाल गंभीर है, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर सवाल भाजपा पर उठ रहे हैं और केंद्र सरकार की मंशा पर। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो जाता है, उनके बड़े बड़े नेता, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, मुकुल रॉय हों,
वो घायल हो जाते हैं, कई कार्यकर्ता मारे जाते हैं, तो फिर भाजपा सिर्फ भाषणबाजी तक ही क्यों सीमित है? उनके पास पूरी ताकत है, केंद्र की ताकत है। वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की क्यों नहीं करती? भाजपा क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की पुरजोर मांग करती है? एक बार उन्होंने मांग जरूर की, लेकिन जब सत्ता में भाजपा बैठी हुई है, केंद्र की सत्ता में, तो क्या इतनी हत्याएं, इतनी हिंसा राष्ट्रपति शासन और सीबीआई जांच के लिए काफी नहीं है? कल जेपी नड्डा जब आरोप लगा रहे थे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर, तो एक पत्रकार ने यह सवाल जेपी नड्डा से किया, लेकिन नड्डा जी इस सवाल को ये कहकर टाल गए, बल्कि कन्नी काट गए कि इसका जवाब जनता देगी। जनता ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी को अब नमस्ते कहना है और भाजपा सत्ता में आने वाली है। अब इसी से आप समझिए कि भाजपा और केंद्र सरकार की मानसिकता क्या है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाजपा ने खुद राजनीतिक फायदे के लिए अपने ऊपर हमला करवाया, अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनवाया, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर सवाल तो उठ रहे हैं। एक और सवाल भाजपा पे ये भी उठ रहा है कि जब वो कल नड्डा जी जा रहे थे मछुआरों से मिलने के लिए, रैली करने के लिए, तो 50 से ज्यादा वाहनों का लंबा चौड़ा काफिला ले जाने की क्या जरूरत थी? सवाल ये भी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा का मतलब देश की सबसे तेज तर्रार फोर्स की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहना। सीआरपीएफ के 33 कमांडो 24 घंटे बारी बारी से उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उनका काफिला जहां से भी गुजरता है उन्हें एस्कॉर्ट किया जाता है। उनके काफिले, उनकी कार के आगे और पीछे भी एस्कॉर्टिंग रहती है। सीआरपीएफ की 12 जवान एकदम नजदीक से तैनात रहते हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों और सुरक्षा यंत्रों से लैस होते हैं। तो इन सब सुरक्षा के बावजूद आखिर कैसे नड्डा जी के काफिले पर हमला हो जाता है? आपको याद होगा कि 2 साल पहले इसी तरह पश्चिम बंगाल में सेना वर्सेस पुलिस का मामला काफी जोर शोर से उठा था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट करवाना चाहती हैं। काफी तनातनी चली, रस्साकशी हुई, धरना प्रदर्शन हुए। उस समय भी ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ केंद्र सरकार एक्शन लेगी, लेकिन सरकार शांत बैठी रही। ऐसे में सवाल गंभीर है कि भाजपा जब इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, उनका आरोप है कि पिछले 1 साल में उनके 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, तो इन सब के बावजूद वो चुप क्यों है? सवाल ममता बनर्जी पर भी है, सवाल भाजपा और केंद्र सरकार से भी किए जा रहे हैं। तय आपको करना है कि कौन सही है, कौन गलत। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये हिंसा का दौर रुकना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा, पत्थरबाजी, हत्याओं का कभी भी सम्मान नहीं किया जा सकता, उसका स्थान नहीं है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को
कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार को भी बिना किसी दुर्भावना के ठोस कदम उठाने होंगे। साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं और हिंसा का कैसा लंबा इतिहास है, ये कब से शुरू हुआ है और ये कब चरम पर पहुंचा। आप खोज खबर लाइव चैनल को देखते रहे। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।